नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम जिस किताब की दुनिया में उतर रहे हैं वो भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही अहम कृति है। अरुंधति रॉय का बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमारे पास इस उपन्यास का एक सार मौजूद है और आज कोशिश रहेगी कि इस सार के जरिए हम कहानी की तह तक पहुंचें, किरदारों को समझें और उन मुद्दों पर बात करें जो रॉय इतने असरदार तरीके से उठाती हैं। कहानी हमें केरल के आइमनिम गांव ले जाती है। ये दो जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल के बारे में है, उनका बचपन, प्रेम, हानि और हाँ, जाति व्यवस्था का सच। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कहानी की परतें खोलना। ये किताब 1997 में बुकर जीती, वो तो है ही, पर इसकी असली जान तो शायद इसकी भाषा है ना? जिस तरह से दर्द और खूबसूरती को मिलाया है, बिल्कुल भाषा ही इसकी आत्मा है। अरुंधति रॉय का स्टाइल वो बहुत पोएटिक है, काव्यात्मक, जैसे जादू सा करती हैं शब्दों से। वो साधारण चीजों को भी असाधारण बना देती हैं और दुख को भी एक अजीब सी सुंदरता दे देती हैं। आप सिर्फ कहानी पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। वो आयन मैम की दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। सही कहा। तो ये दुनिया है केरल के आइमनिम शहर की। इप्पे परिवार, पुराना सम्मानित सीरियन क्रिश्चियन परिवार। उनकी अपनी अचार की फैक्ट्री भी है, पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। अमीर तो हैं, पर अंदर से वही पुरानी सोच, सामाजिक नियम, दबाव, इन सब में जकड़े हुए हैं। और परिवार के बीच में है ये दो जुड़वां बच्चे, एस्था और रेहेल। कहानी के एक अहम मोड़ पर वो 7 साल के हैं। उनका रिश्ता बहुत गहरा है। वो एक दूसरे के मन की बात जैसे पढ़ लेते हैं। अपनी माँ अम्मू के साथ रहते हैं। अम्मू की कहानी भी तो आसान नहीं है। हाँ, अम्मू बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। उसने अपने शराबी हिंसक पति को छोड़ दिया था, बच्चों के साथ वापस मायके आ गई, एमएनएम। लेकिन यहाँ भी उसे वो अपनापन नहीं मिला। अपने ही घर में एक तरह से बाहरी ही है वो। उसके माँ बाप, मम्माची और पपाची, भाई चाको और बुआ बेबी कोचम्मा, सबके अपने अपने पूर्वाग्रह हैं, उलझे हुए रिश्ते हैं। बेबी कोचम्मा का किरदार भी काफी अजीब है। थोड़ी कुंठित सी, परिवार की, समाज में इज्जत को लेकर बहुत चिंता रहती है उन्हें। मम्माची ने अचार का काम शुरू किया था, मजबूत औरत है, पर हैं तो वो भी परंपराओं में बंधी हुई। और चाको ऑक्सफर्ड से पढ़े हैं, खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, पर सोच वही मर्दों वाली। और इन सबके बीच एस्था और रहल की अपनी छोटी सी दुनिया। उपन्यास काफी कुछ उनकी नजरों से दिखाता है। उनकी मासूमियत, उनकी कल्पनाएं, उनका दुनिया देखने का तरीका। वो बड़ों की तरह नहीं देखते चीजों को, उनके नियम अलग हैं, उनकी भाषा भी अपनी है। और इसी मासूम दुनिया में एक तूफान आता है। एक निषिद्ध प्रेम कहानी, अमू और वेलुथा की। वेलुथा कौन थे वो? वो इप्पे परिवार के लिए काम करते थे। बहुत हुनरमंद कारीगर थे, बड़ई भी, मैकेनिक भी। और वो परवन जाति से थे, जिन्हें उस समाज में अछूत माना जाता था। वो बच्चों के दोस्त भी थे, खासकर रहेल के। दयालु थे, टैलेंटेड थे, पर उनकी जाति वो उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गई। अम्मू और वेलुथा का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं था। वो सीधी चुनौती थी केरल के उस वक्त के कठोर सामाजिक और जातिगत नियमों को। एक ऊंची जाति की सीरियन क्रिश्चियन औरत और एक अछूत मर्द का प्यार। समाज के लिए ये सोचना भी मुश्किल था, बर्दाश्त करना तो दूर की बात। अच्छा, तो क्या इसी वजह से ये इतना विनाशकारी हुआ? मतलब सिर्फ समाज ने नहीं माना, या उफ, ये तो कहीं ज्यादा। जब उनके रिश्ते का पता चला, खासकर बेबी को चुमा को, तो नफरत और भेदभाव का वो घिनौना रूप सामने आया ना। वेलुथा पर बच्चों के अपहरण का झूठा इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा और आखिर में उसकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी का अंत नहीं था, ये जाति व्यवस्था की क्रूरता थी, बिल्कुल सामने। ये दिखाता है कि समाज अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए जान भी ले सकता है। उफ, ये तो सच में झकझोर देता है। और इसी बीच एक और मेहमान आता है, जिससे कहानी और उलझ जाती है। सोफी मोल। हाँ, सोफी मोल, चाकू की बेटी। उसकी अंग्रेज माँ से, इंग्लैंड से आती है क्रिसमस की छुट्टियों में आइमएनएम घूमने। बच्चों के लिए वो बिल्कुल नई दुनिया जैसी है।
वो उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसका आना भी एक त्रासदी बन जाता है। एक रात बच्चे नाव से नदी पार कर रहे होते हैं, नाव पलट जाती है और सोफी मोल डूब जाती है। ये एक हादसा था, भयानक हादसा, लेकिन इसका इस्तेमाल भी वेलुथा के खिलाफ किया गया। यही कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है ना? बेबी को चुम्मा इस हादसे को हथियार बना लेती हैं, वेलुथा को फंसाने के लिए, अम्मू को तोड़ने के लिए। वो बच्चों को डरा धमका कर वेलुथा के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाती हैं। बिल्कुल। सोफी मोल की मौत जो अपने आप में बहुत दुखद थी, वो वेलुथा के अंत और इप्पे परिवार के बिखरने का कारण बन जाती है। ये दिखाता है कि कैसे निजी त्रासदियों को भी सामाजिक नफरत को सही ठहराने और बेगुनाहों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली जाती है, उन्हें एक ऐसे अपराध बोध में धकेल दिया जाता है जिसका बोझ वो सारी जिंदगी उठाते हैं। और ये बोझ हमें दिखता है जब कहानी वापस आज के समय में आती है। उपन्यास का स्ट्रक्चर भी तो अलग है, सीधा नहीं चलता। हाँ, अरुंधति रॉय ने वो क्या कहते हैं नॉन लीनियर नरेशन का इस्तेमाल किया है। कहानी बार बार अतीत और वर्तमान के बीच कूदती रहती है। हम आज के एस्था और राहेल को देखते हैं। राहेल अमेरिका से लौटी है, एस्था एकदम चुप है, जैसे बोलना ही छोड़ दिया हो। और फिर फ्लैशबैक में हम वो बचपन की घटनाएं देखते हैं जिसने उन्हें यहाँ पहुंचाया। सालों बाद उनका ये मिलना कैसा है? क्या वो पुरानी बातें पीछे छूट गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मिलना उन दबी हुई यादों को, उस अपराध बोध को, उस दर्द को फिर से जगा देता है। आज उनका जो मौन है, जो अकेलापन है, वो सीधे सीधे अतीत की उन घटनाओं का नतीजा है। ये लिखने का तरीका ही बताता है कि अतीत कभी जाता नहीं, वो हमेशा साथ रहता है, हमारे आज को बनाता है। खासकर इतनी दर्दनाक घटनाएं, वेलुथा की मौत, सोफी मोल की मौत और उसमें उनकी अपनी भूमिका, चाहे मजबूरी में ही सही, ये सब उन्हें कभी नहीं छोड़ता। तो ये हमें लाता है उपन्यास के मुख्य विषयों पर। यादें और वक्त, इसका जिक्र तो आपने किया, और जाहिर है जाति व्यवस्था। जाति और सामाजिक भेदभाव तो इस उपन्यास की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी को चलाता है। अम्मू और वेलुथा की कहानी सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे जाति की नफरत प्यार और जिंदगी को खत्म कर सकती है। पर यह सिर्फ उन तक नहीं है, ये हर किरदार के बर्ताव में, उनके रिश्तों में, उनकी सोच में दिखता है। वेलुथा के साथ जो हुआ वो सबसे भयानक था, पर वो भेदभाव तो समाज में हर जगह था। और प्रेम का विषय भी बहुत मजबूत है, पर यहाँ प्रेम हमेशा नियमों को तोड़ता हुआ ही दिखता है ना? जैसे निषिद्ध प्रेम ही केंद्र में हो। हाँ, प्रेम यहाँ एक तरह की क्रांतिकारी ताकत है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। अम्मू और वेलुथा का प्रेम जाति की दीवार तोड़ता है। एस्था और राहेल का जो जुड़वां वाला गहरा रिश्ता है, वो भी समाज की समझ से बाहर है। उनकी अपनी दुनिया है जो बाहरी नियम नहीं मानती। और आखिर में जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके बीच का शारीरिक संबंध भी सामाजिक नियमों का उल्लंघन है, शायद उनके साझा दुख और अकेलेपन से उपजा हुआ। ये सब छोटे प्रेम हैं जिन्हें समाज की बड़ी मशीनें कुचलना चाहती हैं। आपने बड़ी मशीनें कहा, क्या इसमें वो अंग्रेजी राज वाली मानसिकता का भी कोई हाथ है? सार में हल्का सा जिक्र था। हाँ, कुछ हद तक। कहानी में पोस्ट कॉलोनियल भारत की छाया है। किरदारों में अंग्रेजियत का असर है। चाको का ऑक्सफोर्ड से लौटना, बेबी को चम्मा का पश्चिमी संस्कृति के लिए अजीब सा आकर्षण और हीन भावना, पप्पाची का अपनी पत्नी ममाची को पीटना क्योंकि वो सोचते थे कि एक अंग्रेज साहब की तरह उनका हक है। ये दिखाता है कि गुलामी की मानसिकता कैसे अंदर तक बैठ जाती है और जुल्म सिर्फ बाहर वाले नहीं, अपने भी करते हैं। और इन सब बड़ी उलझी हुई बातों के बीच मासूमियत का खो जाना, एस्था और राहेल का सफर, ये शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला हिस्सा है। हम देखते हैं कि कैसे दो जिंदा दिल, कल्पनाशील बच्चे धीरे धीरे दुनिया की कठोर सच्चाइयों से टकराते हैं। अन्याय, पाखंड, बेरहमी। वेलुथा की मौत और सोफी मोल की दुर्घटना के बाद उनसे जिस तरह झूठ बुलवाया गया, वो उनकी रूह पर जख्म छोड़ गया। उनकी मासूमियत हमेशा के लिए चली गई। उपन्यास दिखाता है बचपन कितना नाजुक होता है और समाज उसे कितनी बेरहमी से तोड़ सकता है। इन सभी धागों को एक साथ लाता है उपन्यास का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का भगवान। इसका मतलब क्या समझे? हाँ, ये टाइटल भी बहुत गहरा है। कई मतलब हैं इसके। एक तो ये उन छोटी रोज की चीजों, इशारों, पलों, नियमों की तरफ इशारा करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जिनका असर बहुत बड़ा और हमेशा रहने वाला होता है। जैसे वेलुथा को मरने से पहले शायद प्यार का एक छोटा सा पल मिला हो, या बच्चों की जिंदगी एक छोटी सी गलती या एक छोटे से झूठ से हमेशा के लिए बदल गई।
तो क्या ये उन बड़ी-बड़ी चीज़ों, धर्म, राजनीति, इतिहास के मुकाबले खड़ा है कि असली जिंदगी इन छोटी चीज़ों में है? बिल्कुल, ये उन निजी व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं का देवता है जिन्हें समाज की बड़ी बातें अनदेखा कर देती हैं। ये शायद प्रेम का भी प्रतीक है, वो प्यार जो सामाजिक नियमों या जाति के बंधनों जैसी बड़ी चीजों की परवाह नहीं करता। अम्मू और वेलुथा का प्यार, जुड़वा बच्चों का आपसी बंधन, ये समाज की नज़र में छोटी बातें होंगी, पर उपन्यास दिखाता है कि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं और यही सबसे ताकतवर भी हो सकती हैं, भले ही उनका अंजाम दुखद हो। वेलुथा, जो खुद समाज के हाशिए पर है, उसे भी बच्चे एक तरह से छोटी चीज़ों का भगवान ही मानते हैं। जो लकड़ी से छोटी छोटी सुंदर चीज़ें बना सकता है, उनके साथ खेलता है, जो दयालु है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? इस सार से क्या सीखा हमने? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे समाज के बनाए कठोर अमानवीय नियम, खासकर जाति व्यवस्था, लोगों की जिंदगी, उनके प्यार, उनकी खुशी को कुचल सकते हैं। दूसरी, प्यार चाहे वो किसी भी रूप में हो, अक्सर उसे सामाजिक अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तीसरी, हमारी यादें, खासकर बचपन के अनुभव और चोटें, जिंदगी भर हमारा पीछा करती हैं। हम अतीत से भाग नहीं सकते। और चौथी और शायद सबसे अहम, अरुंधति रॉय की भाषा की ताकत। वो जिस तरह शब्दों से खेलती हैं, दुख और सुंदरता को मिलाती हैं, वो इस कहानी को भूलने नहीं देता। ये सिर्फ सोशल कमेंट्री नहीं है, ये साहित्य का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि समाज के बनाए बड़े ढांचे ज्यादा जरूरी हैं या इंसान की छोटी भावनाएं और अनुभव, और कौन तय करता है कि कौन से नियम मानने लायक हैं और कौन से तोड़ने लायक। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स केरल की पृष्ठभूमि में बुनी गई प्रेम, हानि, जातिगत अन्याय और यादों की एक बेहद आप कह सकते हैं मार्मिक और जटिल कहानी है। ये दुनिया हमें जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल की आंखों से दिखाती है, जहां अक्सर छोटी छोटी चीजों के बड़े भयानक परिणाम होते हैं। इस कहानी पर बात करने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। हमारे अपने समाज में, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी चीजें हैं, नियम, भावनाएं, रिश्ते, जिन्हें हम या हमारा समाज नजरअंदाज कर देता है, पर जिनका असर असल में बहुत गहरा होता है? क्या आज भी वो अनकहे सामाजिक नियम हमारी निजी पसंदों को उसी तरह कंट्रोल करते हैं जैसे आयाम नेम में करते थे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस सार के जरिए हमने अरुंधति रॉय के इस गहरे और प्रभावशाली उपन्यास की कुछ परतों को खोलने की कोशिश की। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस किताब को और गहराई से समझने या शायद पढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। सीखना जारी रखें।